महत्वपूर्ण विषय पर बोलने का आज मौका दिया है। मुझे केवल इतना पूछना है मैडम, जो लोग अभिव्यक्ति की आज़ादी की बात करते हैं वो इशरत जहां के केस पर चुप क्यों हैं, गायब क्यों हैं? टाइम्स नाउ की डिबेट पर उनके चैनल से गायब हैं। हाउस में डिबेट हो तो सोनिया जी, राहुल जी गायब हैं। अगर टाइम्स नाउ अगर आरटीआई फाइल करती है कि वो फाइल चाहिए, अगर वो फाइल चाहिए कि जहां पर वो नोटिंग है कि कहां से वो किस मंत्री ने वो लिखवाया था, एफिडेविट चेंज किसने करवाया, तो आज वो फाइल भी गायब है मैडम, वो फाइल भी गायब है। वो फाइल ही गायब कर दी कि किस तरह से मंत्री ने उसकी नोट को चेंज कराकर एफिडेविट को गायब करवाया। अरे क्या क्या गायब करोगे, अरे क्या क्या गायब करोगे मैडम, ये पूछने का मेरा अधिकार है। आखिरकार अगर 2004 में आईबी को ये जानकारी थी कि देश के बाहर से आतंकवादी संगठनों ने मिलकर, लश्कर-ए-तोयबा ने 4 लोगों ने मिलकर, जिसमें एक इशरत जहां भी थी, उन्होंने गुजरात के बड़े नेता को खत्म करने का प्रयास किया, उसी मकसद के साथ गुजरात में आई, तो राहुल भैया के पूछते, भैया आइए आप अपना आइडेंटिटी कार्ड बताइए, क्या होगा? मैडम ये जो बात की जाती है कि आप पहले पूछिए कि वो टेररिस्ट है या नहीं है, यही लोग हैं मैडम जो उसके बाद कहते हैं कि टेररिस्ट को जब फांसी दी जाती है तो कह देते हैं अफजल गुरु शहीद है, तो जुडिशियल किलिंग कहा जाता है। अगर आतंकवादी को खत्म नहीं करोगे तो आतंकवादी जिस तरह से इसको खत्म करने आया था, तो अफजल गुरु जैसे और आदमी आकर इसको भी खत्म कर देंगे। हम क्या करना चाहते हैं, मुझे इस बात का जवाब चाहिए मैडम। क्या 2004 में जो घटा, 2009 आते आते ये हो गया था कि कांग्रेस को क्या लग रहा था कि 2014 का चुनाव अकेले नहीं लड़ पाएंगे, तो पाकिस्तान समर्थक आतंकवादियों के साथ एक बड़ा गठबंधन किया गया। जो काम इशरत जहां पूरा नहीं कर पाई, वो आतंकी तौर पर खत्म नहीं कर पाई, इन्होंने राजनीतिक तौर पर अपने प्रतिद्वंदियों को खत्म करने का प्रयास किया। एक एक सबूत नजर आता है। यह केवल कांग्रेस पार्टी नहीं थी मैडम, उसमें देखिए, अरे बैठो, अरे भाई आपके पास उत्तर नहीं, आज सुनिए सिर्फ। अनुराग जी, मैडम गाजवा टाइम्स ने सीधे तौर पर लिखा है कि इशरत जहां पहली महिला आतंकी है लश्कर-ए-तोयबा की जो शहीद हुई, वो श्रद्धांजलि देते हैं। आपके पहले एफिडेविट में होम मिनिस्ट्री मानती है कि वो 4 एलईटी की सहयोगी थी, उसमें थी। डेविड कोलमैन हेडली कहता है कि हाँ वो चारों में इशरत जहां थी। आपके इंटेलिजेंस ब्यूरो के चीफ आसिफ इब्राहिम कहते हैं कि हाँ वो थी आतंकवादी। उन्होंने पीएम साहब को, शिंदे साहब को, होम मिनिस्टर साहब को बताया। बार बार आपके नारायण जी जो पूर्व में एनएसए के थे इंचार्ज, जो गवर्नर भी हैं, फॉर्मर आईबी के ज्वाइंट डायरेक्टर राजेंद्र कुमार जी, अगर ये सब लोगों ने कहा, सारी दुनिया कहती थी कि इशरत जहां आतंकवादी है, लेकिन कांग्रेस पार्टी के नेता उसको आतंकवादी नहीं मानते थे। अनुराग जी, अब नाउ यू हैव टू, इफ यू वांट। मैडम अभी तो मैंने शुरू किया है। भाषण नहीं देते मैम, भाषण नहीं मैडम, इसमें कुछ जानकारी तो सामने रखनी है। तो क्या ये सच्चाई है कि सारी दुनिया एक तरफ कह रही थी कि वो आतंकवादी है, भाजपा के बड़े नेताओं को खत्म करने आई है, तो जो राजनीतिक तौर पर आप नहीं कर पा रहे थे तो आपने उनके साथ गठबंधन करके उसको खत्म करने का प्रयास किया। उसके केस किसने लड़े? उसका केस लड़ा तो एनसीपी के नेताओं ने उनका पूरा खर्चा सहकर आतंकवादियों का केस लड़ा है, वहां पर उनके परिवार वालों के साथ। अकेली कांग्रेस ने पूरा बड़ा गठबंधन था मैडम। जिस कांग्रेस पार्टी का नाम कभी बड़े नेताओं के साथ जोड़कर लिया जाता था, आज कांग्रेस के नाम के साथ जुड़ता है तो अफजल गुरु, याकूब मेनन, इशरत जहां जैसे नाम जुड़ते हैं। आखिर ऐसा क्यों आया? जो आईबी के, रॉ के और बड़े अधिकारी थे, जो प्रकट और गुप्त तौर पर जो उनकी क्षमताएं थी, उनकी अवर्ट और कवर्ट ऑपरेशंस को खत्म करने का किसी ने प्रयास किया है। हमारी आईबी और रॉ जैसी एजेंसीज को खत्म करने का किसी ने प्रयास किया है, तो पूर्व सरकार ने उसको किया। मैडम इनको देश कभी माफ नहीं करेगा। 2008 मेरा प्रश्न तो पूछने दीजिए मैडम। 2008 के जो मुंबई धमाके हुए, उसके बाद हजारों करोड़ हमने खर्च किया। 2008 का जो हमला हुआ उसके बाद हमने हजारों करोड़ खर्च किए, लेकिन 2011 में मुंबई में धमाके हुए तो चिदम्बरम जी ने उससे में कहा
कि इंटेलिजेंस फेलियर नहीं था, और दूसरी ओर चिदम्बरम जी ने कहा कि इंटेलिजेंस की सूचना पर आप किसी को आतंकवादी नहीं मान सकते। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस के नेता कहते थे ही सफरिंग फ्रॉम इंटेलेक्चुअल एरोगेंस। 76 दंतेवाड़ा में हमारे माओवादी मारे शहीद, हमारे सीआरपीएफ के लोग शहीद होते हैं, अलगाववादी। मैडम मेरा प्रश्न तो पूछे। मैडम इससे संबंधित मैडम 20 मिनट आपने शुरुआत के लिए दिया, मुझे 5 मिनट तो देते होते हैं, आपको नहीं मिलना। मैडम मेरे 2 मिनट भी नहीं हुए, नहीं 2 मिनट तो पूछने दीजिए। आज मुझसे ज्यादा कांग्रेस कह रही है कि मेरे 2 मिनट पूरे हो गए। अरे भाई 5 मिनट तो बोलने दो। नहीं, आई एम सॉरी मैडम, अगर आईबी रॉ और पुलिस के अधिकारियों को खत्म करने का प्रयास किया, यही कारण है कि 2011 में मुंबई के धमाके होते हैं, क्योंकि इन 3-4 वर्षों में अगर पूरे आईबी रॉ के अधिकारियों का मनोबल गिरा था, हौसले पस्त थे, तो आपके कारण थे। उनके खिलाफ केस बनाए जा रहे थे। जो देश को गुप्त सूचनाएं देते, उनको सूचना देने के लायक तक कांग्रेस पार्टी ने नहीं रखा, क्योंकि ईमानदार अधिकारी को मारने का किसी ने प्रयास किया तो कांग्रेस पार्टी ने किया। मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं, क्या इस सरकार में आकर कोई बदलाव हुआ है? क्या उन आईबी रॉ और पुलिस के अधिकारियों को, जिनको जेलों में भुगतना पड़ा, जिनके खिलाफ फर्जी मुकदमे दायर हुए, क्या हमारी सरकार क्या उनको न्याय दिलाएगी कि नहीं दिलाएगी? मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं। इशरत जहां की सच्चाई देश के सामने आएगी या नहीं आएगी? क्या देश ये जानने का अधिकार रखता है नहीं रखता? गृह मंत्री जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के वो 2 बड़े नेता, एक अमित शाह जी जिन्होंने इस भारतीय जनता पार्टी को दुनिया का सबसे बड़ा संगठन बनाया, और दूसरे नरेंद्र मोदी जिन्होंने 282 सीटें जिताकर भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत में लाए, क्या उनको खत्म करने का प्रयास जो आतंकवादी नहीं कर पाए थे, वो कांग्रेस पार्टी ने करने का प्रयास किया या नहीं किया? आपको इस बात की सच्चाई देनी होगी। माननीय अध्यक्ष जी, सतीश वर्मा जो एक पुलिस अधिकारी की बात आई, जिसकी बेईमानी की गाथाएं अभी यहां पर सत्यपाल सिंह जी ने बताई, उस अधिकारी को आपने सीबीआई में क्यों लेकर गए? आखिर कांग्रेस की उससे क्या सांठगांठ थी? क्या आपके एसआईटी के 3-3 चेयरमैन क्यों बदले जाते हैं? क्या आप उन पर दबाव बनाते थे भारतीय जनता पार्टी के अधिकारियों को जेल में डालने का, उनका राजनीतिक भविष्य खत्म करने का? अगर इस तरह की राजनीति इस देश में हो रही थी, तो मैं ये कहने में बिल्कुल सच्चाई है मैडम कि जो 2014 का चुनाव कांग्रेस अकेले नहीं लड़ सकती थी, वो पाक समर्थित कांग्रेस आतंकवादियों के साथ लड़ना चाहती थी। और यही कारण है मैडम कि आज भी इस पर पर्दा डालने का प्रयास किया जाता है। मैं केवल इतना कहना चाहता हूं मैडम, इस पर ह्यूमन राइट्स के नाम पर पर्दा ना डाला जाए। जो आतंकवादियों के मरने के बाद उनको शहीद कहते हैं और उनकी लड़ाई लड़ने का प्रयास करते हैं, इस कांग्रेस पार्टी को देश को जवाब देना होगा। ये आतंकवादियों के साथ क्यों खड़ी है? अध्यक्ष महोदय, इशरत जहां मेरे घर से सिर्फ 5 किलोमीटर दूर रहती थी, अरे मैं मुंबई में मुलुंड में रहता हूं, और इशरत जहां और उसका परिवार मुलुंड से मुंबई के 5 किलोमीटर अंतर पर था। अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय गृह मंत्री जी से पहली एक स्पष्टता चाहूंगा कि यह जो एफिडेविट है, ये जो आपने उत्तर दिया है, ये इशरत जहां के साथ में जो पहली लाइन है, इन अ पुलिस एक्शन विद द अहमदाबाद पुलिस ऑन 15/6/2004, 4 persons namely जावेद शेख, जीशान जोहर, अमजद अली एंड इशरत जहान वर किल्ड। तो मेरी एक विनंती है कि भाई ये जावेद शेख कौन है, ये जीशान जोहर कौन है, अमजद अली कौन है? और दूसरी बात कि यह इशरत जहां अगर मेरे घर से दूर 5 किलोमीटर अंतर पर मुंबई में रहती थी, तो वो गुजरात अहमदाबाद कैसे पहुंची, कब पहुंची, इनके साथ क्या कर रही थी? दूसरी बात, अगर वो अहमदाबाद में थी तो इसका अर्थ यह हुआ कि वो परिवार से गायब थी, तो परिवार से गायब थी
अगर परिवार को पता नहीं था तो परिवार ने इस संबंध में कोर्ट में, पुलिस स्टेशन में कब शिकायत की थी, क्या शिकायत की थी, इशरत जहां का इसके पहले वो क्या कर रही थी, इसके पश्चात क्या कर रही थी, ये जानकारी मैं साथ में माननीय गृह मंत्री जी से यह भी विनती करना चाहूंगा कि इशरत जहां ये क्या पढ़ी थी और उस समय पे वो क्या क्या कर रही थी। जो भी एसआईटी हो या जो भी सीबीआई हो या उस समय की राज्य सरकार की पुलिस थी, इन्होंने इस संबंध में कोई जानकारी ली थी? अगर जानकारी ली थी तो रिकॉर्ड पे लाया गया था। अगर रिकॉर्ड पे लाया गया था तो गृह मंत्री माननीय सुशील कुमार शिंदे और माननीय चिदंबरम, उन्होंने ये इशरत जहां के केसेस की जितनी भी बार गृह मंत्रालय में मीटिंगें की, एफिडेविट फाइल किए, एफिडेविट ऑल्टर किए गए, तो इस संबंध में इशरत जहां का बैकग्राउंड चेक किया था क्या? मैं ये भी पूछना चाहूंगा कि यह जो 3 लोग हैं वो कौन है, वो क्या कर रहे थे, उनका बैकग्राउंड क्या है? इतनी सब चर्चाएं मेरे मित्र पक्ष और बाकी लोग कर रहे हैं, तो ये 3 कौन थे? मैं ये भी जानना चाहूंगा कि हेडली ने, मैं ये भी जानना चाहूंगा कि हेडली ने अभी मुंबई न्यायालय में जो क्रॉस एग्जामिनेशन में विटनेस करके जो बयान दिया, वो इसमें आपने लिखा है, आपने अंतिम पैराग्राफ में लिखा है, ड्यूरिंग हिज टेस्टिमनी इन द मुंबई कोर्ट थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, डेविड Coleman Hadley mentioned that he had learned from his accomplices that there was a botched-up operation in India. मैं माननीय गृह मंत्री जी से ये जानना चाहूंगा कि ये बॉच-अप ऑपरेशन का अर्थ क्या होता है, ये ऑपरेशन क्या था और वो किसके लिए किया गया था, उसमें क्या क्या कौन कौन शामिल थे, इशरत जहां से लेके ये जो 3 लोगों के नाम पड़े उनका क्या ऑपरेशन था, क्या पार्टिसिपेशन था, क्या रोल था। आगे ये भी लिखा है, इन विच 1 फीमेल टेररिस्ट was killed in a shootout with the police. The public prosecutor gave the option of 3 names to identify the said female terrorist, whereupon Hadley identified इशरत जहां as the terrorist concerned. मैं माननीय गृह मंत्री जी से यह पूछना चाहूंगा कि यह जो विटनेस हुई उसके संबंध में थोड़ी जानकारी दे, और साथ में क्या भारतीय जनता पार्टी के कोई कार्यकर्ता अमेरिका में हेडली से मिला था, कब मिला था, हेडली को उन्होंने कब समझाया कि आप मुंबई में क्रॉस विटनेस होगा तो आप इस प्रकार से इशरत जहां टेररिस्ट थी इस प्रकार का बयान लीजिए। ये भारतीय जनता पार्टी के कोई कार्यकर्ता ने उसको बताया था, अमेरिकन गवर्नमेंट ने हेडली को मिलने दिया था क्या, इस संबंध में भी मैं आपसे जानकारी चाहता हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं और एक चीज से जानकारी चाहूंगा कि यह जो पहला एफिडेविट हुआ, जो पहला एफिडेविट हुआ 6 अगस्त 2009 को, और उसमें क्या लिखा गया, इन so far as petitioner's prayer for investigation by the CBI was concerned, it was submitted that no proposal for CBI investigation into the case is under consideration of the central government. क्या माननीय राजनाथ सिंह जी आप तब गृह मंत्री जी थे या तत्कालीन गृह मंत्री के ऊपर आपका इतना प्रभाव था? यह स्टेटमेंट उस समय के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ने यह एफिडेविट किया था, उसमें आगे लिखा है, nor does
it considered the present case fit for investigation by the CBI. ये एफिडेविट किसका था? गुजरात सरकार का था, अमित शाह का था, नरेंद्र मोदी का था। ये एफिडेविट किस प्रकार से तैयार किया गया, किसके निर्देश में तैयार किया गया, वो करने वाले अधिकारी कौन थे, उस समय गृह मंत्री कौन थे, इसकी भी जानकारी सदन और सदन के द्वारा पूरे हिंदुस्तान आज आपसे जानना चाहता है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आगे बढ़ता हूं। जो आपने जो जवाब दिया है उसमें आपने लिखा है कि देयर आफ्टर ऑन 29/9/2009, मैं दिन गिन रहा था, 6 अगस्त 2009, 29 सितंबर 2009, कुल मिला के 50-55 दिन में ये एफिडेविट बदलने की क्या आवश्यकता पड़ी? ये किसके कारण बदला गया, किसके कहने पे बदला गया, और ये बदलाव क्या है? आपने ही उत्तर में दिया है कि द नोटिंग, मैंने कारण जानना चाहता, मेरे जो कॉलिंग अटेंशन में मैंने लिखा था तो उसमें कारण जानना चाहता, तो आपने जो जवाब में कोई कारण दिए नहीं है। आपके इस जवाब में कोई जवाब में कारण दिखाई नहीं दे रहा है कि एफिडेविट क्यों बदला गया। आखिर सरकार सरकार है, भारत सरकार है, गृह मंत्रालय है, आज बीजेपी है, कल कांग्रेस थी। तो यह जो है ये सदन का रिकॉर्ड है। देश की जनता जानना चाहती है कि भाई ये एफिडेविट क्यों बदला, कैसे बदला, किसके कहने पे बदला, वो पेपर कहां है, वो पेपर है या नहीं है, नोटिंग है या नहीं है, डॉक्यूमेंट है या नहीं है। मैं साथ में यह भी जानना चाहूंगा कि व्हाट इज द प्रोसीजर एंड सिस्टम इन द होम मिनिस्ट्री टू प्रिपेयर सच एफिडेविट। क्योंकि मेरा जो ज्ञान है, मेरा जो नॉलेज है वो यह है कि रूल्स यह कहता है कि नीचे से डेस्क ऑफिसर से फाइल नोटिंग तैयार होता है, 5 बार ऊपर जाता है, 6 बार नीचे आता है, उसमें वापस करेक्शन आता है। आप भी यही रोज अनुभव करती होगी। और इसमें जवाब में गृह मंत्री जी राजनाथ जी ने क्या लिखा है? उन्होंने लिखा है द नोटिंग ऑन द कंसर्न फाइल do not provide any reason for filing of the affidavit dated 29/2009. Subsequent development. That's the word. Subsequent development. Subsequent government? Development. Yeah, I'm coming to that. What development? हाँ, तो मैं माननीय गृह मंत्री जी से पूछना चाहूंगा, क्या जो सब्सिक्वेंट डेवलपमेंट, जो सब्सिक्वेंट 50-55 दिन में ये गवर्नमेंट के काम करने के रूल्स गाइडलाइन बदली गए, क्या ये नियम में चेंज किया गया? ये 55 दिन में कि इस प्रकार से भी फाइल नोटिंग नीचे से ऊपर नहीं जाएगा, ऊपर से नीचे नहीं जाएगा, और ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर। गृह सचिव पिल्लाई उन्होंने जो लिखा है वो सब गायब कर दिया जाए, गृह मंत्री के पास जाएगा तो इस प्रकार की जो डिसकंटेक्ट होगी या जो गृह मंत्री को मान्य लिखा नहीं होगा तो पेपर निकाल के फाड़ के टोपली में फेंक दे के उस समय के गृह मंत्री जो लिखेंगे उतना ही रहेगा। ये नियम में बदलाव आया था, क्या हुआ? हिंदुस्तान की जनता जानना चाहती है। मैं सत्यपाल जी या निशिकांत दुबे जो उन्होंने भाव व्यक्त किए वो एक बात है, लेकिन देश देश है, गवर्नमेंट है। वी वुड लाइक टू नो। मैं ये भी जानना चाहूंगा कि जो सब्सिक्वेंट डेवलपमेंट जो हमारे मित्र ने जो कहा, सब्सिक्वेंट डेवलपमेंट फाइल नोटिंग में क्यों नहीं है? माननीय अध्यक्ष महोदया, मैंने जैसे कहा क्लैरिफिकेशन, माननीय अध्यक्ष महोदया, मेरा जान मेरी जल रही है। जान इसलिए जल रही है कि ईश्वरन झा की जिस दिन हत्या हुई उस दिन और उसके बाद कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी, एनसीपी, इनके नेता उसके घर पे गए, उसको हीरोइन और उसको शहीद घोषित किया, उनको लाखों रुपया बख्शिश दिया गया। और अगर इशरत जहां को इन लोगों ने हीरोइन नहीं बनाया होता,
शहादत नहीं दी होती तो कसाब का केस नहीं होता, 26/11 नहीं होते और मेरे मुंबई के 1000 परिवार बर्बाद नहीं होते। इनके लिए यह जिम्मेदार है। मैं जानना चाहूंगा कांग्रेस पार्टी से, मैं कांग्रेस पार्टी से जानना चाहूंगा, एक और आप इशरत जहां जैसी टेररिस्ट को आप मार्टर शहीद कहते हो और दूसरी बार आपका नेता सावरकर को गद्दार कहते हैं। अब कांग्रेस पार्टी की साइट ऊपर ट्वीट करती है कांग्रेस पार्टी सावरकर नकली है। मैं अध्यक्ष महोदय अंत में समाप्त करते समय एक 2-3 चीज और ये जानना चाहूंगा कि यह जो एफिडेविट में जो बदलाव हुआ है वो बदलाव के पीछे कौन था? क्या प्रधानमंत्री थे? उस समय सरकार किसकी थी? उस समय सरकार जो थी उस सरकार की चेयरपर्सन कौन थी? क्या ये बदलाव माननीय राहुल गांधी जी, खड़गे जी, क्या ये बदलाव माननीय राहुल गांधी जी ऐसा होगा तो उनको या माननीय सोनिया गांधी जी नो नाम कह पाएगी आप कि अच्छे किसके प्रश्न कारण पूछ रहे हुआ है? तरीके हाँ, से। माननीय गृह मंत्री जी, ये बदलाव किसके कारण हुआ, यह जानकारी हमें, मेरा अंत में इतना ही कहना है, क्या ये बदलाव सोनिया गांधी जी या राहुल गांधी जी कह पाएंगे कि किसके कारण हुआ? ये माननीय राजनाथ जी बताए। धन्यवाद। मिनिस्टर